हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास है हम लोगों की, ये क्लास है चैप्टर नंबर 6, 12th का जो चैप्टर नंबर 6 है। उसके अंदर एक पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ द रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए अपने जैसी जैसी फोटोकॉपी बनाता है। तो डीएनए का फोटोकॉपी का बनना इज ए डीएनए रेप्लिकेशन। और इसमें हम इसमें ये बोल सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो कैसे सेमी कंजर्वेटिव होगा, तो उसको भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने बताया था 1953 में। ठीक है ना, इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है, ठीक है, वो रेप्लिकेट करता है, अपनी फोटोकॉपी बनाता है। डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनता है। ठीक है, आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। और उन डबल हेलिक्स के अंदर बेस पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं। और इन बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जनरली वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो अब क्या होता है कि इन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो दोनों हेलिक्स अलग हो जाएंगे। और जब दोनों हेलिक्स अलग हो जाते हैं तो उन हेलिक्स के कॉम्प्लीमेंट्री नए हेलिक्स बन जाते हैं। ओके, और ये जो नए हेलिक्स बनते हैं और वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल बनते हैं, तो इसको हम फोटोकॉपी भी बोल सकते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता कैसे है? ये एक प्रोसेस ऐसा है, वैसे तो जनरली काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जिनके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है इसको, बट काफ़ी बार उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है यार या तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या मैं इसके बराबर का हूँ ही नहीं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत ही इजी मैनर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें एक से दो डीएनए बनते हैं। ठीक है, दोनों डीएनए आइडेंटिकल होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। द चेन द सेपरेटेड आर कम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिसिटी ऑफ बेस पेयर स्पेसिफिक होते हैं इसके लिए। और जो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, सेमी डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है मैं उस चीज़ को बताऊंगा। और दूसरा, इसको हम सेमी कंजर्वेटिव भी बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब आधा तो रहता है पुराना और आधा नया बन जाता है, तो आधा कंजर्व रहता है, तो दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव। और डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है? आपको पता है कि जब सेल डिवीज़न हम पढ़ते हैं तो सेल डिवीज़न के अंदर हम सबसे पहले इंटरफेस पढ़ते हैं। इंटरफेस के अंदर G1 फेज, S फेज और G2 फेज होता है। तो उसमें जो S फेज होगा इंटरफेस का, उस S फेज के अंदर ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ओके, अब हम इस डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को देखेंगे। इसके मैकेनिज्म को समझना बहुत इजी मेथड है, उसको हम एक डायग्राम से समझेंगे, फिर हम इनके सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन जो है इसको ई कोलाई के अंदर प्रपोज किया गया था, देखा गया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। इनमें ये बताया गया था कि जो ई कोलाई का जो डीएनए होता है, ठीक है, वो डीएनए आपको पता है कि कॉइल्ड होता है। कैसा होता है? इस तरह से कॉइल्ड होता है। ये पता है ना, ये ऐसा कॉइल्ड होता है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डीएनए को अनकॉइल्ड करते हैं, यहां से अनकॉइल्ड करते हैं। तो इस डीएनए के हेलिक्स का अनवाइंड होना, ठीक है, ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है और इसमें जो एंजाइम यूज आता है वो होता है हेलिकेज एंजाइम, ठीक है ना। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इनको अनवाइंड करेगा, अनकॉइल्ड करेगा। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और दैट एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी बैंक से आएगी, एटीपी से आएगी, ठीक है ना। और इसके बाद में डीएनए एक स्पेसिफिक पॉइंट से अनकॉइल्ड होगा, जिस पॉइंट से वो अनकॉइल्ड होता है, ठीक है ना उस पॉइंट को हम लोग इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन या ओराई ये कहते हैं। अनकॉइल्ड होना मतलब अनकॉइल्ड होगा तो ये देखो यहाँ पर एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वी शेप स्ट्रक्चर बनता है और इस फॉर्क शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, और उसको ओराई, ओरिजिन या इनिशिएशन पॉइंट हम कह सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है। अब आप ये देखो, इसके अंदर ये देखो, ये डीएनए है, ये डबल हेलिक्स डीएनए है, ठीक है ना, आप यहाँ से देख पा रहे हो, दिस इज द डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। इसका ये वाला प्राइम है 5 और इधर है 3। 5 का अपोजिट प्राइम यहाँ पे क्या होगा, 3, और 3 का अपोजिट प्राइम यहाँ पे क्या होगा, 5। ओके, क्लियर है, ये तो सिंपल बात है। अब सबसे पहले ये अनवाइंड होगा, अनवाइंड करने का वर्क कौन करेगा, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज और हेलिकेज एंजाइम जो होंगे इनके हेलिक्स को अनवाइंड करेंगे, अलग करेंगे। उसके बाद में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSB या SSBP, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो अनवाइंड होने के बाद, इनके दोनों थ्रेड्स के अलग होने के बाद, दोनों हेलिक्स के अलग होने के बाद इसको वापस बाइंड होने से रोकते हैं। ओके, इसको वापस बाइंड नहीं होने देते। तो एक तो टोपोआइसोमेरेज और हेलिकेज तो अनवाइंड करेगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसको वापस बाइंड होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है, और इनका एक फॉर्क बन जाएगा, ये दैट इज अ फॉर्क, ठीक है। क्लियर है, सिंपल पॉइंट है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये 3 चीजें आपके पहले पॉइंट में क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट इसमें ये आता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं एक अलग कलर को लेकर, जैसे हमने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया। अलग कलर में हम ये देखते हैं कि जब ये फॉर्क बना, ठीक है, ये फॉर्क बनता है, इस फॉर्क के बनने का जो प्रोसेस होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे ये देखो, ये वाला फॉर्क है, इसमें यहाँ पर एक चीज आती है दैट इज द आरएनए प्राइमर। ये 50 से 60 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है आरएनए प्राइमर। कभी भी सीधा डीएनए नहीं बनता, यहाँ पे पहले आरएनए प्राइमर लगेगा, कौन से वाले, 5 पर, और 5 से 3 की तरफ ये आरएनए प्राइमर एलोंगेट होगा, लंबा होगा। आरएनए प्राइमर के आगे यहाँ पे डीएनए बनेगा और उस डीएनए को बनाने का जो काम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम करेगा। कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम करेगा, जो एक ऐसे ऊपर की तरफ नया स्ट्रैंड बनाएगा, ऐसे ऐसे। इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, लगातार चलता रहता है, इसमें कहीं टूटा हुआ नहीं है, सीधा चलेगा ऊपर तक। जैसे जैसे अनवाइंड होता रहेगा ये आगे बढ़ता रहेगा। बट
इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये वाला फॉर्क का पार्ट। इस फॉर्क के पार्ट में आप देखो, यहाँ देखो छोटे छोटे ये सेगमेंट बने हुए हैं, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये आरएनए प्राइमर है, ये वाला, और फिर यहाँ आगे क्या बना, डीएनए बना। ठीक है, क्या बना, डीएनए बना। ये आरएनए प्राइमर है, आगे क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है। पर ये जो डीएनए बना रहा है वो डीएनए सारे छोटे छोटे सेगमेंट में बना रहा है, और इन सेगमेंट्स को हम ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। कौन सा सेगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये वाला जो प्रोसेस है, यहीं पर क्वेश्चन राइज होता है बच्चों के अंदर कि यार ये क्यों हुआ, यहाँ पर ही कैसे ये कंटिन्यूअस वाली चीज लीडिंग स्ट्रैंड क्यों नहीं बना, सीधा सीधा बन जाता। ओके ना, तो इस चीज को मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखो मैंने स्पेस इसमें नहीं दिया है शायद, कोई नहीं, मैं इसमें आपको यहीं पे समझा देता हूँ। यहाँ देखो, डीएनए जो होता है जब अनवाइंड होता है, तो जैसे ये डीएनए है और ये इसका फॉर्क बना, ठीक है, ये बना। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसमें जो कंटिन्यूअस मतलब जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो यहां से बनना शुरू हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आरएनए प्राइमर लग जाएगा और ये इस तरफ बनेगा। जबकि दूसरा स्ट्रैंड ऐसे बनेगा 5 to 3 प्राइम, ऐसे बनेगा, इसमें भी यहाँ पे आरएनए प्राइमर लग जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जब ये फॉर्क ज्यादा ओपन हो जाता है, ठीक है, ज्यादा ओपन हो गया, ये देखो आप, तो इस केस में क्या हुआ, ये ध्यान देना इस चीज को आप। इस केस में क्या हुआ कि ये जो आरएनए प्राइमर वाला जो लीडिंग स्ट्रैंड था, ये तो कंटिन्यूअस आगे की तरफ बढ़ता रहा, पर इसमें क्या हुआ कि एक स्ट्रैंड जो इतना सा बन गया था, ये वाला, इसको हम फर्स्ट स्ट्रैंड बोल दें, फर्स्ट बोल दें, तो दूसरा यहां से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये इसका दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ठीक है ना, दूसरा सेगमेंट, ऐसे कैसे करके तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, ये छोटे छोटे जो सेगमेंट बनते हैं इनको हम ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। इनमें सब में यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेंगे, ठीक है, और ये छोटे छोटे सेगमेंट बन जाएंगे, जबकि इसमें ये एक ही पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और इसको हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, इसको हम डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ओकाजाकी सेगमेंट। ये क्या होंगे, ओकाजाकी सेगमेंट हो गए। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे हो रही है कि जैसे डीएनए का एलोंगेट होना, लंबा होना कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहाँ पे भी ये डीएनए का बनना कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ओकाजाकी सेगमेंट है, इनके बीच में ये जो गैप है, ये गैप जो फिलअप करने का काम करेंगे वो डीएनए पॉलीमरेज 1 करेंगे। कौन करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। ठीक है, इन गैप को भर देगा, फिर ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कौन कौन से एंजाइम आए इसमें, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, और इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, और आरएनए
प्राइमर बनाने वाला आरएनए प्राइमेज, ये वाला आरएनए प्रोड्यूस करने वाला जो है ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो है, ये सारे इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके ना। अब इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर वे में। जैसे आप यहाँ देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सबसे पहले कि डीएनए हेलिक्स अनवाइंड बाय द एंजाइम हेलिकेज, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या था इसका, कि जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए है, ठीक है, हेलिकेज से अनवाइंड होना शुरू हो गया, ठीक है, तो इसको अनवाइंड करने का जो काम करने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो एक और होते हैं जिसको हम टोपोआइसोमरेज कहते हैं, या इनको हम गायरेज एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये डीएनए को अनवाइंड करने का काम करते हैं। इसके बाद में हमने बताया था सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP, ये क्या करता है कि ये डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में रहने के लिए सजेस्ट करता है, इसलिए हम इसको हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन HDB डिस्टेबलाइज करके रखता है, ठीक है ना। कौन? SSB। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि जहां पे डीएनए फॉर्क बनता है उस डीएनए फॉर्क की जगह पर पहले आरएनए प्राइमर बनेगा, ठीक है ना। तो डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज, पहला एंजाइम यहाँ पे कौन सा आएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, और ये क्या बनाएगा? आरएनए प्राइमर बनाएगा। मैंने बताया था दोनों तरफ जो आरएनए प्राइमर लगते हैं, ये आरएनए प्राइमर जो होते हैं हमेशा स्टार्टिंग 5th पोजीशन पे लगते हैं, ठीक है, और ये 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, और इन्हीं आरएनए प्राइमर से नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑन आरएनए प्राइमर, द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड इन द 5 to 3 डायरेक्शन। दो तरह से होगा, एक तो कंटिन्यूअस वे में और एक डिसकंटिन्यूअस वे में, ठीक है। और इसमें टेम्पलेट कौन सा काम आएगा? 3 to 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेम्पलेट 3 to 5? ये आपको मैं डायग्राम में बता देता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये बन रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये तो क्या हो गया? नया स्ट्रैंड हो गया, पर टेम्पलेट ये होता है, ठीक है, 3 to 5। इसमें टेम्पलेट यहाँ पे 3 होगा और यहाँ 5 होगा। टेम्पलेट 3 to 5 होगा और नया स्ट्रैंड 5 to 3 की तरफ बनेगा। ये यहाँ पे देखो 5 to 3 बन रहा है, और यहाँ पे भी ऊपर से नीचे 5 to 3 बन रहा है, ठीक है ना। ये मीनिंग है उस लाइन का। ये चीज हो गई क्लियर। तो टेम्पलेट 3 to 5 वाला होगा, ठीक है। एंड डीएनए बाय द एडिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टू द थर्ड एंड ऑफ द प्राइमर आरएनए, प्राइमर आरएनए के थर्ड एंड से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये देखिए, ये चीज जो आती है वो ये आती है कि जब ये छोटे छोटे सेगमेंट बने, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज डन बाय द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये एक एंजाइम मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा और एक लॉन्ग चेन बनेगी वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से बनेगी, और वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और हम इसे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहेंगे, जो 5 to 3 कंटिन्यू बनता रहेगा, ठीक है, सिंगल पीस के अंदर। पर दूसरा स्ट्रैंड मैंने आपको लैगिंग स्ट्रैंड बताया था जिसमें डीएनए इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली, उसके छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं।
in the its opposite direction in short segment, छोटे छोटे segment में बनता है, and these segments are called Okazaki fragments. ओके, ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैंने बताया था ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, यहाँ पे आरएनए प्राइमर लग जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं, ठीक है, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अब क्या होगा बाद में, इसके बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनकी रिपेयरिंग करके यहाँ पे नए डीएनए बना देगा, न्यूक्लियोटाइड बना देगा और इनको जोड़ देगा, और जोड़ने का काम लाइगेज करता है। कौन करता है? लाइगेज करता है। तो आप यहाँ पे यही देखिए कि ये जो आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम से बनता है। इसमें जो गैप है इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उससे ये होता है क्योंकि रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये जो एलोंगेटेड चेन बन रही है, ये कौन बना रहा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बना रहा है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आ रहा है वो डिसकंटिन्यूस है, नीचे से ऊपर जा रहा है वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। क्लियर? ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था डायग्राम। अगला पॉइंट इसमें आता है, दैट इज द एक्सिजन ऑफ आरएनए प्राइमर। Once a small segment of an Okazaki fragment has been formed, जब एक बार ओकाजाकी सेगमेंट बन गया, ऐसे बहुत सारे ओकाजाकी सेगमेंट जब बन जाते हैं तो आरएनए प्राइमर्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब वो हट जाते हैं, ठीक है, और उनको निकालने का काम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम करते हैं और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करते हैं, और उनको हटाकर वहाँ पे नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए बना देते हैं, ठीक है। और जब ये नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए बन जाते हैं तो इनके बीच का जो गैप है वो जॉइंट हो जाता है, और उस गैप को जॉइंट करने का काम, द गैप लेफ्ट बिटवीन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करते हैं। कौन करते हैं? डीएनए लाइगेज करते हैं। कब करेंगे? कि आर फिल्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूड बाय द डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज फर्स्ट नए सेगमेंट बना देगा उन खाली जगहों में, फिर उनको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज कर देगा। कौन कर देगा? डीएनए लाइगेज कर देगा। तो अब ये जो नया सेगमेंट बन रहा है वो हमेशा 5 to 3 प्राइम में बनेगा, और इनको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करेगा। कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज के 3 एंजाइम हम लोग पढ़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज के, जिसमें पहला है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। ये क्या करेगा? नए न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है ना, रिपेयरिंग का काम करेगा, मतलब खाली जगहों को भरने का काम करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज की बात हम कर रहे हैं जब तक, ये देखो आप यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉर्नबर्ग ने, और उनके जो कलीग्स हैं उन्होंने बताया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, it is mainly participate in repairing and the proofreading of DNA by catalyzing of addition of mononucleotide unit, मतलब रिपेयरिंग का काम करेगा और प्रूफ रीडिंग का काम करेगा, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एक तरह से एंजाइम होता है, बट इसके बारे में हमें अभी इतना कुछ नॉलेज नहीं है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ दिस पॉलीमरेज आर नॉट येट नोन, अभी हम इसको नहीं जानते। पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? ये तो हमने देख ही लिया था कि नए डीएनए सेगमेंट्स बनाता है। दिस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय टी कॉर्नबर्ग एंड एमएल गेफ्टर, ठीक है ना, एंड इट इज द मोस्ट एक्टिव एंजाइम and the responsible for DNA
चेन एलोंगेशन, डीएनए की चेन को लंबा करने का काम ये ही करता है। ठीक है, 1 क्या कर रहा था, जोड़ने का काम कर रहा था, 3rd क्या कर रहा है, उसको लंबा करने का काम कर रहा है। ओके, चलिए इसके बाद में ये आता है कि भाई ये डीएनए के 2 आइडेंटिकल बन गए। अब जो 2 आइडेंटिकल बन गए, फोटोकॉपी बन गए, उनमें से आधा जो है वो पेरेंटल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव या रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। तो इसको प्रूव करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव फॉर द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। ये हम कैसे देखेंगे, मिचेल्सन और स्टेल, इन्होंने सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि ई कोलाई बैक्टीरिया को सबसे पहले N15 नाइट्रोजन 15 जो होता है उस आइसोटोप में कल्चर किया। ये रेडियो एक्टिव है और हैवियर है। तो N15 के अंदर आइसोटोप किया कई सारी जनरेशन तक, मतलब फ्यू जनरेशन्स को उन्होंने कल्चर कहाँ पर किया, N15 मीडियम में। तो उन्होंने देखा कि जो दोनों स्ट्रैंड थे डीएनए के वो N15 हो गए। कैसे हो गए, N15 हो गए, दोनों ही N15 हो गए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर ये एक डायग्राम देखते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये दोनों स्ट्रैंड को N15 के अंदर कल्चर किया। ठीक है, तो ये दोनों ही N15 हो गए, N15। अब आपको पता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं कि एक रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है वो 20 मिनट में हो जाता है। 20 मिनट के बाद 1 से 2 बन गए। पर आपने जो 20 मिनट के अंदर 1 से 2 बनाए हैं, ठीक है, इनको हमने बनाया है N14 कल्चर मीडिया पे। किसमें बनाया, N14 कल्चर मीडिया पे। तो हमने क्या ऑब्टेन किया कि जो नया स्ट्रैंड बना, पुराना तो N15 ही है, पर जो नया स्ट्रैंड बना, ये देखो, ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ना, ये मैं थोड़ा थिक ले लेता हूँ। ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, ये वाला नया स्ट्रैंड, ठीक है, और इसमें भी ये वाला जो नया स्ट्रैंड बना है, ये नया स्ट्रैंड जो होगा ना, ये वाला देखो, ये जो बन रहा है ये N14 होगा। और जो पुराना वाला स्ट्रैंड था, ठीक है ना, जो पुराना वाला स्ट्रैंड था वो N15 था। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हाइब्रिड हो गया। कैसा हो गया, हाइब्रिड हो गया। कैसा हो गया, हाइब्रिड हो गया। ये तो प्योर N15 थे दोनों, पर आधा आधा ये हो गया, तो ये आधा N15 और आधा N14 हो गया, हाइब्रिड। तो इससे ही प्रूव होता है कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। ओके इसके बाद में हमने अगेन 20 मिनट्स के बाद, जिसमें हमने कल्चर मीडिया N14 का ही रखा, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो नए स्ट्रैंड बने, इसमें ये जो नया स्ट्रैंड बना, 2 में से एक वो N14 का बना और एक N15 का रह गया। इसका जो दोनों बने वो दोनों ही N14 के बने, क्योंकि एक तो पहले से ही N14 का था, ठीक है ना, एक स्ट्रैंड तो पहले से ही N14 का था, नहीं था N14 का, एक तो N14 का था और एक N15 का था। तो N15 वाले से तो क्या बन गया, N15 और N14 का हाइब्रिड।
और N14 वाले ने हमने कल्चर ही N14 में किया, तो दोनों ही N14 का प्योर बन जाएगा। तो दो तो प्योर N14 बन गए। मैं इसको डायग्राम में रेड कलर कर देता हूं ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। इसके दोनों स्ट्रैंड N14 थे, ओके ना। इसके दोनों स्ट्रैंड N14 थे। ये अब यह देख लो, इसको दोनों ही N14 थे, बट इनमें आधा तो N14 था और आधा N15 था। तो कहने का मतलब कि पहला रेप्लिकेशन हुआ तो हाइब्रिड बना, दूसरा रेप्लिकेशन हुआ तो दो प्योर बने, दो हाइब्रिड बने। अब हमने क्या करा, 1 से 2 बना दिए, 2 से 4 बना दिए, 4 से 8 बना दिए, 8 से 16 बना दिए। हमने हर 20 मिनट में इसको डबल कर दिया। तो एक क्वेश्चन बना था नीट के अंदर कि 80 मिनट्स के बाद में, कितने मिनट्स के बाद में, 80 मिनट्स के बाद में कितने डीएनए हाइब्रिड होंगे, ठीक है ना, कितने डीएनए हाइब्रिड होंगे। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि देखो, हमने ये देखा कि पहले जो डीएनए था वो कैसा था, N15 था, ठीक है। इससे बाद में जो दो डीएनए बने, ठीक है, दो डीएनए बने, उसमें वो हाइब्रिड थे, ठीक है ना। मतलब इसमें एक तो N15 था और एक N14 था, तो ये हाइब्रिड बन गए। ये पहले 20 मिनट, ये दूसरे 20 मिनट, 20 मिनट के बाद इनसे वापस जो बने, ठीक है ना, तो ये चारों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, चारों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, जैसे दो हरे अलग हो गए, ठीक है, और दो लाल अलग हो गए, हुए, ये वाली सिचुएशन अलग हो गए। अब क्या हुआ कि इसके साथ में नया हरा बन गया, हरे के साथ हरा बन गया, इस हरे के साथ हरा बन गया, क्योंकि हम N14 में ही कर रहे हैं। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दो हाइब्रिड बने और दो प्योर N14 बने। ये क्या बने, N14, और ये क्या बने, हाइब्रिड, यही बने। तो ये अगले 20 मिनट में ये हो गए। अब अगर इसके आगे भी अगर हम 20 मिनट और बात करें तो ये कितने हो गए, 60 मिनट, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे कि जो लाल वाला है वो एक यहाँ और एक यहाँ, दो है, तो दो के दो ही रह जाएंगे। तो हाइब्रिड कितने बनेंगे, दो ही तो बनेंगे भाई। एक से दो बने तो हाइब्रिड, दो से चार बने तो दो हाइब्रिड, चार से आठ बने तो दो हाइब्रिड, 8 से 16 बने तो दो हाइब्रिड। तो आफ्टर द 80 मिनट हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ओनली टू हाइब्रिड्स, दो हाइब्रिड ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, दो हाइब्रिड ही बनेंगे, क्योंकि हमने कल्चर मीडिया N14 ही रखा है। कौन सा रखा है, N14। तो जो भी N14 के स्ट्रैंड से बनेंगे वो तो प्योर N14 बनेंगे, जो N15 के एक स्ट्रैंड से बनेंगे वही तो हाइब्रिड होंगे। तो हाइब्रिड तो वन पेयर ही रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वन पेयर, यहाँ पे भी वन पेयर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ओनली वन पेयर हाइब्रिड होंगे, ठीक है ना, क्लियर।
तो ये क्वेश्चन बना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज, ये देखो आप, ये कुछ ओवरलैप हो गया, खैर कोई नहीं, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, when these bacteria with N9 N15, ठीक है, were transferred in the culture medium N14, तो it was found that DNA separated from fresh generation of bacteria and processes one strain heavier than the other, एक heavier होगा N15 होगा और एक N14 होगा। The heavier strain represents the parental strain, N15 को represent करेगा, और lighter one is the new one synthesized strain, जो नया बनेगा वो N14 होगा, ये होगा N14 और ये होगा N15। ओके ना, क्लियर? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है, फ्रॉम द कल्चर indicates the DNA is a semi-conservative. The DNA जो होता है is a semi-conservative mode of replication. तो replication में जो DNA बनेगा वो semi-conservative होगा। कैसा होगा? Semi-conservative होगा, मतलब आधा पेरेंटल होगा, आधा नया होगा, ठीक है? तो that is the semi-conservative replication. क्लियर है? तो ये हमने आज टॉपिक किया है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या किया है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कैसा लगा आपको ये टॉपिक? इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, मैं उसको वापस नए वीडियो के अंदर उसको सॉल्व आउट कर दूंगा, पर मोस्टली मैंने कोशिश करी है कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। ओके ना? तो अगला हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो टॉपिक होगा ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों, जरूर उसमें ज्वाइन करिएगा, ठीक है? बाय, हैव ए नाइस डे।